एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शाहीन मंसूरी, आपकी फ़िज़िक्स के एजुकेटर। वेलकम टू मेरा क्लासेस। हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैट्रिसेस क्या होती है? स्क्वायर ऑफ ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन इज नोन एज मैट्रिसेस। ठीक है, कोई भी अगर नंबर से फंक्शन से अगर हमको अरे के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं तो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। सबको पता ही होता है मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स होंगे या नंबर्स होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 2, 3, 4, 7। इमेजनरी नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके मैट्रिक्स के अंदर जो भी ये नंबर्स या होते हैं इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्डर कैसे पता चलेगा? ऑर्डर जो होता है वो कहलाता है m इंटू एन, मीन्स m इज़ द नंबर ऑफ रोज एंड n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज कितनी, 1, 2, 3, तो इसका रो कितनी हो जाएगी 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, तो इसको 3/3 की ऑर्डर की होगी। ठीक है, ऐसे ही इसका देखो नंबर ऑफ रोज कितने 1, 2, 3 इंटू कॉलम कितने 1, 2, तो ये 3/2 का हो गया। ऐसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम 1, 2, तो 2/2 के ऑर्डर हो गए। इस तरीके से हमको ऑर्डर पता चल जाता है। फर्स्ट हम लिखते हैं रो का नंबर इंटू कॉलम का नंबर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ऑर्डर। और अगर इन जनरल बताना हो तो इसको हम आई इंटू जे से बताते हैं। ठीक है, आई जे तो हमारे पास एलिमेंट हो गया, ए आई जे इज एलिमेंट, और इसका ऑर्डर हो गया एम इंटू एन। ठीक है, तो एलिमेंट के लिए बताएंगे आई जे की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बेसिक्स। अगर दो मैट्रिक्स दी हुई है हमें ए और बी, तो उन्हें इक्वल कब बोलेंगे? जब उनका सेम ऑर्डर का होगा, मीन्स उनके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, तब उन्हें इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर दो मैट्रिक्स से अगर उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम नंबर और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका रो नंबर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका एम इंटू एन, एम रो हो गया, एन क्या हो गया कॉलम नंबर। ऐसी कोई बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है पी इंटू क्यू, तो इसका जो होगा एन इक्वल्स टू पी होना चाहिए। मतलब फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम नंबर और सेकंड वाली मैट्रिक्स का रो नंबर इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, 2, 3। ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1, 2, 3 से। तो ये मल्टीप्लाई कब होगा? जब फर्स्ट वाली का कॉलम नंबर और सेकंड वाली का रो नंबर इक्वल होगा। तो फर्स्ट वाली का कॉलम कितना है 1, 2, 3। ठीक है, 3 है इसका कॉलम नंबर और सेकंड वाली का रो नंबर 1, 2, 3, रो कितनी हो गई 3, तो ये हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का कॉलम नंबर और सेकंड का रो नंबर इक्वल होगा, तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी, इफ़ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, देन अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये जितने भी मैट्रिसेस के टाइप दिए हुए हैं इनसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो इनको ध्यान से देखो। फर्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, जैसे 2/2 की हो गई, 3/3 की हो गई, 4/4 की होगी, मतलब इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? ओनली डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे किसी मैट्रिक्स में तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अदर एलिमेंट 0 होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 0, 0। ओनली डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है, अदर एलिमेंट्स क्या है 0। ऐसे हम 3/3 की भी बना सकते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए हमारे पास 0 होना चाहिए, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी। थर्ड क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है और जो भी उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1, 2 लिखा था ना, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। कुछ भी डिफरेंट हो थे एलिमेंट, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे और वो दोनों सेम भी होंगे। फॉर एग्जांपल
ए है यहाँ पे, ठीक है। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है और इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 1 होने चाहिए या यूनिट होना चाहिए, तब हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। फिफ्थ है रो मैट्रिक्स, ओनली रो प्रेजेंट होगी, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स में ओनली कॉलम प्रेजेंट होंगे, इसको क्या बोलेंगे, 3 into 1, इसको 1 into 3 मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे रो नंबर कॉलम नंबर। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स, जो भी एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो होने चाहिए। नल मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब जो ऊपर के एलिमेंट्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे और जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के एलिमेंट हमारे ज़ीरो होंगे, ठीक है। इफ़ n/n मैट्रिक्स गिवन है तो डायगोनल एलिमेंट कैसे निकालेंगे, 1/2 n² - n से, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, अगर जैसे अपर ट्रायंगुलर में क्या था, ऊपर के एलिमेंट प्रेजेंट थे, लोअर में नीचे के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे प्रिंसिपल डायगोनल से और ऊपर के एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे के डायगोनल प्रेजेंट है, इसमें नीचे के एलिमेंट, ऊपर के एलिमेंट क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच ए की पावर k+1 = a इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड k। मतलब यहाँ एग्जांपल से समझो, a = कितना देखा, 0 -1 1 0। अगर हम इसकी a की पावर 5 करेंगे तो हमें वापस से सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। मतलब पीरियोडिक मैट्रिक्स मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई करके हमें सेम मैट्रिक्स मिल रही है, उसकी कितनी ऑर्डर पे सेम मैट्रिक्स मिलती है। तो यहाँ पे ए की 5 टाइम्स कर रहे हैं तब मिल रही है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, k+1। मतलब 5 को क्या लिख सकते हैं, 4+1। 4+1 करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इस पीरियड कितना हो जाएगा इसका, 4, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच a² = a। मतलब स्क्वायर करने पर ही हमें सेम मैट्रिक्स मिल रही है तो वो क्या हो जाएगी, आइडेम्पोटेंट। और 2 को हम 1+1 लिख देंगे तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना, a² = a आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल से आप इसको स्क्वायर करोगे तो सेम मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होगा, a की पावर p करने पर हमें 0 मिल जाएगा। मतलब उसकी कितनी पावर पे हमें पूरे मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 मिल रहे हैं तो उसे हम निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे और इसमें बोलते हैं इंडेक्स p, ठीक है। द ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0, ठीक है, क्योंकि सब एलिमेंट 0 हो जाएंगे। 0 यहाँ पे 0 एलिमेंट्स मिलेंगे तो आप इसका ट्रेस और डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो 0 आएगा। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच a² = I इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इट इज़ ए सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। a² करने पे हमको I मिल रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है तो हमें इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल ये दे रखा है। और पॉइलिंग स्पिन मैट्रिसेस भी क्या होती है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस। अभी बताया था मैंने, जैसे ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है हमारे पास, इनका जो सम करेंगे वो ट्रेस के इक्वल होगा, ठीक है। ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ट्रेस ऑफ a ± b दे रखा होगा तो ट्रेस को हम ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ a + ट्रेस ऑफ b। मल्टीप्लिकेशन में होगा तो ट्रेस ऑफ ab = ट्रेस ऑफ ba भी कर सकते हैं। ऐसी ट्रेस ऑफ c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ट्रेस ऑफ abcd, इसको हम साइक्लिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। bcd acd ab और dabc ये सब इक्वल होंगे, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसपोज ये भी इक्वल होगा, ठीक है। अभी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देखते हैं। कॉलम ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करना होगा, जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट करना, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट वाला कॉलम रो था, रो को हमने कॉलम में लिख दिया, सेकंड वाली रो को भी कॉलम में लिख दिया, ठीक है। कॉलम को रो या रो को कॉलम में हमको चेंज करना होता है, ठीक है।
अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। ए बी का ट्रांसपोज लोगे तो इसको खोलोगे तो पहले पीछे वाले का कुछ निकल के आएगा, फिर आगे वाले का निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आ जाए। ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ जाए, ए, मतलब उसका ट्रांसपोज ले लोगे तो भी मैट्रिक्स चेंज नहीं होगी, तो वो होगी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर ए का ट्रांसपोज ले रहे हो आप तो माइनस ए आ जाए, तो वो होगी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो 0 0 ही होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हमें नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो वो होता है n n प्लस 1/2। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक्स में निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक को हम एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आएगा n n-1/2। ठीक है, ये याद रखना। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ n/n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0, अभी बताया मैंने। ठीक है, अगर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स निकालनी है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक से तो इस तरीके से हम उसे निकाल सकते हैं। 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये हमारा सिमेट्रिक के लिए, प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये किसके हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो इनको सम करेंगे हम तो हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी विल बी सिमेट्रिक इफ एंड ऑल इफ ए एंड बी कम्यूट। कम्यूट का मतलब पता है, ए और बी का कॉम्यूटेटर निकालते हैं हम, 0 आता है, इसका मतलब क्या होता है, ए और बी कम्यूट कर रहे हैं, तो ये जब कंडीशन फॉलो होगी तभी हमारे पास ए बी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ए का हर्मिशियन इक्वल्स टू ए। ठीक है, और हर्मिशियन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अभी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट देखेंगे तब हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना, पहले उसका ट्रांसपोज ले लो और फिर कॉन्जुगेट कर लो। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो रियल वैल्यू ही होगी, इमेजिनरी नहीं होगी हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स ऑफ द मोस्ट जनरल n/n हर्मिशियन मैट्रिक्स इज n। अगर 3/3 के ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स क्या होंगे, मिनिमम 3 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, स्क्यू हर्मिशन क्या होती है, अगर ए का हर्मिशन हम ले रहे हैं तो -1 बार आ जाए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ माइनस का फर्क आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स वो 0 भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। हर्मिशन में क्या है, रियल ही होंगे, स्क्यू हर्मिशन में 0 भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रियल एलिमेंट्स इन मोस्ट जनरल n/n स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स इज 0। मिनिमम 0 एलिमेंट्स हो सकते हैं, मतलब सारे इमेजिनरी भी होंगे तो भी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। ठीक है, इफ ए इज ए हर्मिशन मैट्रिक्स देन in-ia विल बी एंटी हर्मिशन। ठीक है, इफ ए इज ए हर्मिशन मैट्रिक्स देन के विल बी आल्सो बी हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नॉन सिंगुलर क्या होगी, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, मतलब नॉन 0, तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालना आता है सबको। ठीक है, जो भी इसके कोफैक्टर निकालेंगे उनका ट्रांसपोज करना है। देखो यहाँ पे C11 C12 C13 आएगा, ट्रांसपोज कर दोगे मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दोगे तो ये इधर 1 1 1 2 1 3 इधर आ जाएगा और इस तरीके से हमारे पास एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। पहले कोफैक्टर निकाल लो फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है एडजॉइंट की। एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल्स टू ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई क्या है, यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n हैविंग डिटर्मिनेंट n देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू m, जो डिटर्मिनेंट है उसकी पावर n-1, n के यहाँ पे ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को याद रखो। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है
ए का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन, एन के यहाँ पे ऑर्डर, 3 का ऑर्डर का है तो 3 माइनस वन 2 आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सॉरी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए इंटू ए का ट्रांसपोज कर रहे हो या ए का ट्रांसपोज इंटू ए कर रहे हो तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स निकल के आएगी, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विल बी आइदर +1 और -1। ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स, देखो ए का ट्रांसपोज अगर यहाँ से निकालें ए इधर चला जाएगा डिवाइड में तो ए इनवर्स आ जाएगा। ईच रो एंड ईच कॉलम ऑफ ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर मतलब अगर यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दे रखा है, ठीक है, तो एवरी रो एंड एवरी कॉलम जो है इसके वो नॉर्मलाइज्ड होते हैं। नॉर्मलाइज्ड का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम इक्वल्स टू 1। ऐसे ही अब सारे कॉलम का होगा, अगर सारी रो का होगा कॉलम का भी लोगे तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा। ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशन होती है, ठीक है। ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए बी विल एंड बी ए विल ऑलवेज बी ऑर्थोगोनल, ठीक है। जिसका एग्जांपल दे रखे हैं। रोटेशन मैट्रिक्स भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगी, ए इंटू ए का हर्मिशन लो या ए का हर्मिशन इंटू ए करोगे तो आई निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर ए हर्मिशन निकालोगे तो ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स में भी जो कॉलम और रो होते हैं वो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मतलब ट्रांसपोज ले लो और उसका कॉन्जुगेट कर दो। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज समझ में आ गया था ना कि रो को कॉलम में चेंज कर दो, और कॉन्जुगेट मतलब अगर जैसे कोई इमेजनरी है तो माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार यहाँ पे कॉन्जुगेट को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो जाएगा और इसको ही हम हर्मिशन मैट्रिक्स बोलते हैं। हर्मिशन मैट्रिक्स में भी क्या बोला था हमने, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करना है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज अगर ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लोगे उसका फिर से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लोगे तो ए ही आएगा। मीन्स ए का हर्मिशन बोल दो इसको इक्वल्स टू ए, ठीक है। अगर ए बी होगा उसका हर्मिशन लोगे तो उसको खोलोगे तो क्या आएगा, पहले बी का हर्मिशन फिर ए का हर्मिशन। ट्रांसपोज में भी यही प्रॉपर्टी थी कि ए बी का ट्रांसपोज ले रहे थे तो पहले बी का ट्रांसपोज आएगा फिर ए का ट्रांसपोज आएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इसकी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यू सबको पता है, आइगन वैल्यू क्या होती है, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 करके हम आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं। तो ये जो लैम्डा है हमारे पास आइगन वैल्यू होती है, आइगन वैल्यूज़ होती है। लेट कंसिडर कोई 3/3 की मैट्रिक्स है तो उसके अंदर 3 आइगन वैल्यू मिल रही है हमको, λ1 λ2 एंड λ3। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है इसका ट्रेस। ट्रेस अभी बताया था हमने कि सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होता है, जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होगा उसका सम क्या होता है, ट्रेस होता है। अगर आइगन वैल्यू के फॉर्म में निकालना हो तो जो आइगन वैल्यू का सम होता है वो ट्रेस होता है। सेकेंड है हमारे पास डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज मतलब λ1 λ2 λ3 प्रोडक्ट कर दोगे तो डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, सम कर दोगे तो ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसके अंदर काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अगर कोई आइगन मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर अगर हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट कंसीडर हम सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो इसकी आइगन वैल्यूज़ है उसके अंदर भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि अगर ए को ए मैट्रिक्स के अंदर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा तो इसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज़ थी उन सब में भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास
ऐसे ही अगर हमारे पास साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ जाएंगे, जैसे ए है उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है, अगर साइन ए की निकालोगे तो वो साइन लैम्डा हो जाएगी। ऐसे कॉस लैम्डा करोगे, कॉस ए करोगे तो वो कॉस लैम्डा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये के की पावर एन हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे एन क्या है हमारे पास, ऑर्डर है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट है उसको अगर बाहर निकालेंगे तो उसकी पावर ऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ई की पावर ए इक्वल्स टू होता है ई की पावर ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, अगर कोई ई की पावर ए उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो डायरेक्ट ई की पावर ट्रेस ले लो तो वो डिटर्मिनेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर कोई मैट्रिक्स हमें यूनिट मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे कि 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये यूनिट मैट्रिक्स है 3x3 के ऑर्डर की, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो होगी नंबर ऑफ ऑर्डर n, 0, 0। यहाँ पे ऑर्डर कितना है 3, तो इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी 3 0 0, मतलब जो भी ऑर्डर दिया हुआ होगा वो, और बाकी आइगन वैल्यू 0 होगी। कब, जब हमें यूनिट मैट्रिक्स दी हुई हो, सारे एलिमेंट्स 1 हो, ऐसे भी बोल दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगर कोई मैट्रिक्स इस तरीके से दी हो कि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो आई जे के इक्वल है, मतलब ये जो जैसे A11 है, A12 है, तो 1112 के मल्टीप्लाई के इक्वल है, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी हमारे पास वो होगी ट्रेस ऑफ ए, बाकी 0 0। एग्जाम्पल समझो इसको, जैसे 1 2 3 2 4 6 3 6 और 9। यहाँ क्या होता है हमारे पास A11 होता है, A12 A13, ऐसे ही यहाँ पे A21 होगा, A22 A23, यहाँ पे A31 A32 A33। तो देखो ये 1 इंटू 1 करोगे तो 1 मिल रहा है ना, 1 इंटू 2 2 मिल रहा है, 1 इंटू 3 3 मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे 2 इंटू 1 करोगे 2 मिला, 2 इंटू 2 पे 4, 2 इंटू 3 कितना मिला 6। ऐसे ही यहाँ पे 3 इंटू 1 करोगे 3 मिल रहा है, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9। तो ए आई जे इक्वल्स टू आई जे हो गया, तो इसके आइगन वैल्यूज़ क्या होगी, ट्रेस ऑफ ए। अब इसका ट्रेस कैसे निकालोगे, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स या फिर सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यू हमको पता ही नहीं, तो आइगन वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रेस, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, तो 1 + 4 + 9 कितना हो जाएगा 14, बाकी इसकी आइगन वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लेली हैमिल्टन थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है कि जो भी हमारे पास हम जो लिखते हैं इक्वेशन A - लैम्डा i = 0, तो ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर हर मैट्रिक्स एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपनी रखती है, उसको हम बोलते हैं क्लेली हैमिल्टन थ्योरम। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई जिस तरीके से हम A - लैम्डा i = डिटर्मिनेंट = 0 करते हैं तो हमें लैम्डा के फॉर्म में इक्वेशन मिलती है, तो इस इक्वेशन को हम इसकी मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं हमें इक्वेशन मिली λ² + 2 λ - 1 = 0, तो ये तो हमें आइगन वैल्यू इक्वेशन मिली। अगर इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे तो वो हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम से मिलती है। क्या कहती है कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये जो इक्वेशन है ये मैट्रिक्स के लिए भी फॉलो होगी, मतलब इसको A² + 2A - 1 = 0 के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको, क्या है A = 1 2 0 2। ठीक है, इसको सबसे पहले तो A - लैम्डा i के फॉर्म में लिखो, A - लैम्डा i के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 1 - लैम्डा 2 0 2 - लैम्डा = डिटर्मिनेंट = 0। कितना आएगा ये निकल के, 1 - लैम्डा इंटू 2 - लैम्डा
माइनस 2 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा इक्वल्स टू ज़ीरो। ये कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये तो आइगन वैल्यू इक्वेशन आ गई। अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। अब ये किस लिए यूज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा ए इन्वर्स निकालो, तो ए इन्वर्स आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर वो इक्वेशन के फॉर्म में बोल रहा है। अगर वो मैट्रिक्स के फॉर्म में बोल रहा है तो ए इन्वर्स हमको पता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो अपन उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करो तो ए इन्वर्स मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर वो इक्वेशन के फॉर्म में उसने ऑप्शन दे रखे हैं तो यहाँ से हम उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ए इन्वर्स आ रहा है इस इक्वेशन में, वो पूरा कहीं नहीं आ रहा है ना, तो इसको क्या कर दो, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर में से ए इन्वर्स गया तो कितना बचेगा, 2 में से 1 गया तो ए बचेगा ना, ठीक है। माइनस 3 ए इन्वर्स इंटू ए आई होता है प्लस 2 ए इन्वर्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से ए माइनस 3 आई इक्वल्स टू माइनस 2 ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/2, माइनस को अंदर भेज देना तो 3i माइनस ए, ठीक है। ये हमारे पास ए इन्वर्स आएगा। अगर ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी याद कर लो, क्योंकि प्रॉपर्टीज से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तब तक आप क्वेश्चंस करो, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू।